नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग जुड़ चुके हैं अपने बिहार स्पेशल की कक्षा में और हिस्ट्री हम लोग कर रहे थे। आज आपका सेकंड डेज है और आपको हमने कल लिस्टिंग दी थी कि कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे हम पढ़ने वाले हैं, तो आपको ध्यान होगा। हम आज जो है बहुत अच्छे तरीके से अपने क्लास नंबर 2 में उन सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो इंडेक्स के जो है टॉपिक आपके नज़र आ रहे हैं, जो सेक्शन नंबर 2 या फिर आप कह सकते हैं कि जो चैप्टर नंबर 2 या टॉपिक नंबर 2 में है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और मुख्य रूप से हमें सबसे पहले नंद वंश पर बात करना था, तो उससे रिलेटेड जो आपके पीवाईक्यू हैं उनसे हम स्टार्ट करेंगे पूरी कहानी और फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, 44 जो 44 नंबर का बीपीएससी का प्री का एग्जाम हुआ था, सन 2000 में हुआ था, उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। ठीक है, तो महापद्मनंद, धनानंद, शुक्ल, चंद्रगुप्त मौर्य, यह जो है विकल्प में आपको दिया गया था। आपको बताना है कि कौन सा राजा जो है आप बताएंगे मगध का सिकंदर महान के समकालीन हुआ करता था। दोस्तों, यह प्रश्न आप देखेंगे तो आपको आसान लग सकता है, लेकिन एक चीज आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो एक इंडिकेशन है वह यह आपको नजर आएगा कि मगध साम्राज्य की जब बात करी जाती है तो ओवरऑल जो है आप देखेंगे ग्लोबली हम जो उस समय महान शासक हुआ करते थे उनसे भी तुलनात्मक रूप से प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी इसकी लैंग्वेज और अच्छी हो सकती है, लेकिन टॉपिक नहीं बदलेगा, जो थीम है वह नहीं बदलेगा। ठीक है, तो विशेष तौर पर आप इसको गौर करिएगा, आप आंसर बताइएगा और इसी के कारण मैंने इस प्रश्न को आपके समक्ष रखा है, शामिल किया है। साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप लोग आंसर करते रहेंगे। हम जो है जो ये आपका पीवाईक्यू है, इसके अलावा हर दिन जो है 5 क्वेश्चन लगभग नए भी शामिल करेंगे, जो आपके जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम के लिए इन टॉपिक से संबंधित, है ना। तो आप निश्चिंत रहिए, वो बिल्कुल एकदम न्यू पैटर्न पर बहुत अच्छे तरीके से उनका लेवल उस तरीके से बूस्टअप आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल सके। ठीक है, तो कल से हम लोग इसको प्रॉपर करेंगे। आज आप इस प्रश्न का जवाब सबसे पहले मुझे दीजिए। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा गया इसका सही आंसर जो है आप एक बार कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों, 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर की हम बात कर रहे हैं, तो सिकंदर ने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया और तब मगध पर जो है आप देखेंगे तो नंद वंश के शासक एक हुआ करते थे, जिनका नाम था धनानंद। आप देखते ही विकल्प समझ गए होंगे, है ना। इनका शासन था। यूनानी ग्रंथ जो डायोडोरस था, इसके अनुसार अगर हम बात करें तो इसमें जो है घनानंद को अग्रमीज कहा गया है, ध्यान रखिएगा, है ना। और इतिहासकार का मानना है कि यह संस्कृत शब्द जो अग्रसेन है, यानी कि उग्रसेन का उग्रसेन का जो पुत्र है, इसका जो है उल्लेखित रूप है और यह जो है एक यूनानी रूपांतरण है। ठीक है, यह माना जाता है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में आप देखेंगे तो घनानंद के पिता महापद्मनंद को उग्रसेन ही कहा गया है। दोस्तों, इसके पास आप देखेंगे तो जो लगभग 2 लाख की पैदल सेना, 60,000 घुड़सवार और लगभग 6,000 जो युद्धक हाथी थे, यह थे एक बड़ी सेना इसके पास जो है आपको देखने को मिलती है इतिहास में। और दोस्तों, कहा जाता है कि जब सिकंदर की सेना ने झेलम के युद्ध के बाद जो है व्यास नदी के पूर्वी छोर पर जो है इस विशाल नंद सेना की शक्ति के बारे में सुना, तो उसके हौसले परस्त हो गए थे, क्योंकि बहुत बड़ी सेना इसके पास थी और पहले ही आप देखेंगे तो वह लंबी लड़ाइयाँ लड़ चुका था। जो मुख्य रूप से आप सिकंदर देखेंगे और थके होने के कारण सैनिकों ने वो जो उनके जो सैनिक थे वो आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं और वह जो है भारत की तरफ नहीं आ पाता है। इतनी विशाल और स्थायी सेना का खर्च उठाने के लिए घनानंद आप देखेंगे तो जनता पर बहुत भारी कर भी लगाया करता था और उसकी इस कर नीति की बात करें तो उसे अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया था। और इसी जो जन असंतोष का लाभ उठाकर आप देखेंगे तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आप देखेंगे तो मुख्य रूप से आगे प्रोसीड किया और मौर्य वंश की स्थापना हुई। ठीक है, इसी जो है नीति को समझते हुए चाणक्य ने यहाँ पर प्रोसीड किया था, चंद्रगुप्त को आगे जो है सत्ता जो है हासिल करने में मदद करी थी। ठीक है, तो आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा नंद वंश से संबंधित यह सारी इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर आपका सही आंसर भी है, विशेष तौर पर आप गौर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है, अच्छा इसका जो आंसर है यहाँ पर दिया गया है, आप एक बार गौर कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगला जो आपका जो है क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। शुंग, कुषाण, मौर्य, कणव। ठीक है, कहा जा रहा है कि इनके शासन का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। ठीक है, तो एक बार आप इस पर गौर करेंगे। ठीक, एक बार इस पर गौर करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके शासनकाल का जो सही कालानुक्रमिक क्रम है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो मौर्य काल की जब हम बात करते हैं, है ना, मौर्य काल की, तो आप विशेष तौर पर मौर्य काल के बारे में ध्यान रखिएगा कि लगभग जो है 322 से लेकर
184 ईसा पूर्व आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मौर्य काल का जो टाइम पीरियड है यह इसके आसपास मिल जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इनके द्वारा जो है स्थापित यह जो मुख्य रूप से मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य वंश है, वह देखने को मिलेगा। ठीक, तो मौर्य काल के बारे में विशेष तौर पर आप यह ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार शुंग वंश की अगर हम बात करें, शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश आप देखेंगे तो मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा यह लगभग 184 से लेकर 73 ईसा पूर्व तक, 73 ईसा पूर्व तक देखने को मिलेगा। ठीक है, शुंग वंश। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे नंबर के कालखंड की जो है, और मुख्य रूप से जो वंश है, जो आपको कड़व वंश देखने को मिलेगा, कड़व। ठीक है, और कड़व वंश के बारे में एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 73 से लेकर 28 ईसा पूर्व तक आपको देखने को मिलेगी, है ना, मिलेगा। ठीक, इसके बाद चौथे नंबर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कुषाण वंश आपको देखने को मिलेगा, कुषाण वंश। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुषाण वंश आपको देखने को मिलेगा। और कुषाण वंश की अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर पहली शताब्दी ईसा से लेकर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से यह शुरू होता है ना। तो और बहुत अच्छे तरीके से ये जो कालक्रम है अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आप इसको मिलान कर पाएंगे और ठीक से जो है आंसर कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आपका जो सबसे पहला जो सही कालानुक्रम होगा वह आपका ऑप्शन बी में आपको नजर आएगा 2 1 4 3। 2 का मतलब पहले मौर्य, ठीक है, यहाँ पर हमने बताया 322 से लेकर 184 ईसा पूर्व, उसके बाद शुंग, उसके बाद जो है आप देखेंगे तो कड़व जो है चौथे नंबर पर, और सबसे अंतिम पर कुषाण देखने को मिल जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बिंदुसार, बृहदत्त, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु जो चाणक्य थे, है ना, चाणक्य की अगर हम बात करें, या इनको कौटिल्य भी कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे, कौटिल्य भी कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे, है ना। तो चाणक्य की बात करें या कौटिल्य की बात करें, इनकी सहायता से जो नंद वंश है, ठीक है, जो नंद वंश की हम बात कर रहे थे, तो नंद वंश के अंतिम शासक जो हुआ करता था घनानंद, ठीक है, धनानंद की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से इसको जो है हराकर, इसको जो है पराजित करके 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। और यह भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था, यानी कि पैन इंडिया एम्पायर था, है ना। भारत का पहला अखिल जो भारतीय साम्राज्य था वह यही देखने को मिलेगा, मौर्य साम्राज्य। तो इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें दोस्तों तो इसने इस साम्राज्य की सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, सिंध से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक जो है फैलते हुए इसकी सीमाएं आपको दिखाई दे देंगी अगर आप मैप पर नजर डालेंगे। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ही आपको नजर आएंगे। ठीक, इस पर आप जो है गौर करिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ही आपको नजर आएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अशोक के स्तंभ पर प्रयुक्त लिपि कौन सी थी? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप गौर करेंगे, है ना, आपसे पूछे जा सकती है। ब्राह्मी, सामरी, पाली या संस्कृत? दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अशोक के अभिलेखों की जो लिपि है उसमें आपको आप देखेंगे तो मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, है ना, ब्राह्मी लिपि तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, है ना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर खरोष्ट लिपि भी देखने को मिलती है, आपने पढ़ा होगा, खरोष्ट लिपि भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अरामी या अरामाइक या यूनानी ग्रीक लिपि जिसको कहते हैं वह भी आपको देखने को मिलेगी। ज्यादा इसका जो प्रचलित नाम आपको देखने को किताबों में मिलता है अरामाइक देखने को मिलता है। इसके अलावा इसको जो है आप देखिएगा अरामी भी कहा जाता है, अरामी लिपि भी कहा जाता है, और इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा इसको यूनानी ग्रीक लिपि भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना। और अगर हम ब्राह्मी लिपि की बात करें तो इस पर विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, भारत और मध्य पूर्व हिस्से में पाए जाने वाले जो अधिकांश इनके जो प्रमुख लघु शिलालेख हैं यह ब्राह्मी लिपि में ही आपको देखने को मिलेंगे। विशेषकर मगधी भाषा, प्राकृत विशेषकर मगधी भाषा में आपको देखने को मिलेंगे। खरोष्टी लिपि की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा उत्तर पश्चिम क्षेत्र, वर्तमान में जो पाकिस्तान का जो शाहबाजगढ़ी है और जो मनसेहरा है, इन यहाँ पर जो शिलालेख पाए गए दोस्तों, इनकी जो लिपि है वह खरोष्टी लिपि है, उसका उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर खरोष्टी लिपि भी ध्यान रखिएगा, इसके भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। अरामाइक की बात करें तो अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, जैसे कंधार और लघमान की बात करें, इसमें यूनानी और जो आरामी
यानी कि अरामाइक लिपि है, इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो मुख्य रूप से आप इसको ध्यान रखिएगा। कंधार से प्राप्त जो मुख्य रूप से शिलालेख है, इसके सबसे उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं इतिहास में। ठीक, तो यहाँ पर विशेष तौर पर इसके बारे में ध्यान रखना है, इनके द्वारा जो लिपि यूज किया गया है वह। तो इस विकल्प में आप देखेंगे तो ब्राह्मी आपको दिख रहा है ना, तो यह आपका हो जाएगा। ठीक, सबको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना अगर हम देखें, है ना, तो मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से करी थी। हमने आपको पहले ही बता दिया है, 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके और भारत के प्रथम विस्तृत साम्राज्य की स्थापना इन्होंने करी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के आक्रमण के बाद आप दोस्तों देखेंगे तो पश्चिमोत्तर भारत में बचे हुए जो यूनानी शासक हुआ करते थे, जैसे सेल्यूकस निकेटर की बात करें तो उनको हराया था और उस क्षेत्रों को विदेशी नियंत्रण से मुक्त कराया था। इनका जो साम्राज्य था वह पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र गुजरात तक फैला हुआ था दोस्तों। उत्तर पश्चिम में जो इसकी सीमा है ईरान, तत्कालीन जो फारस है, यहाँ तक जाती थी। ठीक है, आप मौर्यकालीन मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और दक्षिण में यह उत्तर कर्नाटक और मैसूर तक आपको विस्तृत दिखाई दे देता है इनके साम्राज्य की सीमा। इस विशाल एकीकृत साम्राज्य का जो मुख्य केंद्र और जो राजधानी हुआ करता था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वह आपका पाटलिपुत्र हुआ करता था। आधुनिक नाम उसका अभी आपको पटना देखने को मिलता है। ठीक है, तो विशेष तौर पर इसको आप ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ध्यान रखेंगे और इनसे संबंधित सभी इंफॉर्मेशंस को आप कलेक्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ठीक है, कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। नाम से तो लग रहा है कि शायद जो है अर्थशास्त्र की पुस्तक हो, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है 66वीं यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है वास्तव में एक वृहद राजनीति शास्त्र है, यह ध्यान रखिएगा। तो यह जो है जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है, यह जो है आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा किससे संबंधित, तो राजनीति शास्त्र से संबंधित यह जो है नजर आएगा। बहुत अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें देखेंगे तो मुख्य रूप से जो लोक प्रशासन है, इसके अलावा जो कूटनीति है ना, इसका उल्लेख इसमें देखने को मिलेगा। कूटनीति का ग्रंथ इसको कहा जाता है, लोक प्रशासन कूटनीति का ग्रंथ इसको कहा जाता ही है, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, कूटनीति का ग्रंथ इसको कहा जाता है। ठीक है, लोक प्रशासन और कूटनीति का ग्रंथ कहा जाता है। ठीक, तो इस पर आप विशेष तौर पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे। और इसमें राज्य के स्वरूप और कूटनीति को समझने के लिए मुख्य रूप से कुछ सिद्धांत हैं, उनको जो है प्रमुख माना गया है। जैसे अगर हम आपसे बात करें तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो सप्तांग सिद्धांत है, राज्य के जो 7 अंग हैं वह। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो अर्थशास्त्र है इसका केवल अर्थ जो है धन या भौतिक संपदा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक कुशल राज्य के संचालन के लिए आवश्यक सभी तंत्रों का वर्णन आपको देखने को मिलेगा इस पुस्तक में। और जो हम सप्तांग सिद्धांत की बात कर रहे हैं, राज्य के 7 अंग की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कौटिल्य ने राज्य को एक जीवित शरीर के समान माना है दोस्तों, है ना। और उसके 7 आवश्यक तत्व यानी कि अंग जो है बताए हैं, अंग जो है या जो प्रकृति है उसको बताए हैं। सबसे पहले देखेंगे तो स्वामी की बात करिए। स्वामी मतलब यहाँ उसका अर्थ राजा से है। राज्य का सर्वोच्च और निर्णायक प्रधान होगा जो जनता का रक्षक होगा, इसकी बात करते हैं। दूसरे की बात करें तो अमात्य की बात करी, मंत्री व अधिकारी जो होते हैं, तो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने वाले सलाहकार और अधिकारी की बात इन्होंने करी है जो है सप्तांग सिद्धांत में। इसके बाद जनपद, जनपद का अर्थ यहाँ पर क्षेत्र व प्रजा दोनों से है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो राज्य की भूमि और उस पर रहने वाले जनसंख्या से संबंधित नजर आता है। फिर इन्होंने बात करी दुर्ग की। दुर्ग का अर्थ यहाँ पर किला से संबंधित है। और किला की बात करें तो राज्य की रक्षा और बाहरी आक्रमणों से बचाव के लिए जो किलेबंद क्षेत्र है, इसकी चर्चा यह सप्तांग सिद्धांत में करते हुए नजर आते हैं। 5वें नंबर की बात करें तो कोष की बात करते हैं। कोष का अर्थ यहाँ राजकोष से ही है, जो आप समझ पा रहे हैं। तो राज्य का आर्थिक भंडार जो राज्य की स्थिति और शक्ति का आधार होगा, इसको भी जो है इन्होंने चिन्हित किया अपने
सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत 5वें नंबर पर। फिर इन्होंने दंड की भी बात करी है। सेना और न्याय प्रणाली दोनों के संदर्भ में देखेंगे तो राज्य की सुरक्षा करने वाली सेना और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाला जो दंडात्मक शक्ति है, यह भी जो है शामिल किया जाए, जो है यह भी शामिल है इनके सप्तांग सिद्धांत में, यह भी ध्यान रखिएगा। और फिर 7वें नंबर पर इन्होंने मित्र की बात करी है सप्तांग सिद्धांत में। मित्र का मतलब यहाँ वही जो आप समझ पा रहे हैं, सहयोगी, उसी से है। तो राष्ट्र या सहयोगी जो संकट के समय सहायता करते हैं, वह जो है मुख्य रूप से राज्य के 7 प्रमुख अंगों में गिने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सप्तांग सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मंडल सिद्धांत भी इसी में आपको देखने को मिलेगा। अर्थशास्त्र के 6ठे से लेकर 13वें अधिकरण में आप देखेंगे तो विदेश नीति का विस्तार भी है। मतलब सोचिए कि चाणक्य जी इंटरनेशनल रिलेशन भी बहुत अच्छा जानते थे, है ना। तो यहाँ पर विदेश नीति का भी विस्तार से वर्णन देखने को मिलेगा। मंडल सिद्धांत की बात करें तो राज्यों के बीच जो संबंध है, कूटनीति है और जो युद्ध संधि है, उसका एक भू राजनीतिक ढांचा है, इसकी बात यह करते आते हैं। और इस सिद्धांत में जो राजा हैं, राज्यों के भौगोलिक और राजनीतिक संबंध को मंडल राज्यों का चक्र के रूप में मुख्य रूप से प्रदर्शित किया गया है। और इसके तहत जो पड़ोसी राज्य हैं, इनके साथ संबंधों का मूल्यांकन आप देखेंगे तो विजिगिसु यानी कि विजय की इच्छा रखने वाले राजा को केंद्र में रखकर किया जाता है। और इसमें चार आप देखेंगे 4 मुख्य प्रकार के जो राज्य हैं वह शामिल होते हैं। इसमें मित्र, शत्रु, मध्यस्थ और उदासीन, यह 4 कैटेगरी है राज्यों की जिनको शामिल किया गया है। और दोस्तों इस सिद्धांत की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, यह सिद्धांत बताता है कि जैसे कूटनीति, जासूसी, आवश्यकता अनुसार संधि या जो युद्ध है, दाम जो मुख्य रूप से साम दाम दंड भेद है ना, इसका उपयोग करके राज्य की जो सुरक्षा है वह करी जा सकती है। ठीक है, तो इसका जो है उल्लेख भी देखने को मिलता है मंडल सिद्धांत का, जो विदेशी नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में आपको नजर आता है अर्थशास्त्र में। तो विशेष तौर पर इस पर ध्यान रखिएगा और मुझे आशा है कि आप सारी बातों को ठीक से समझ पाए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। मंडल सिद्धांत के बारे में यहाँ पर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है, यह बताएंगे। मास्की अभिलेख, रुद्रदामन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 66वीं बीपीएससी का यह भी प्रश्न है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक का जो 13वां वृहद शिलालेख है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। 13वें में, ठीक है, 13वें में देखने को मिलेगा, है ना। जो मेजर रॉक जो एडिक्ट है, इसमें देखने को मिलेगा। और यह शिलालेख आप देखेंगे तो मौर्य सम्राट अशोक की कलिंग विजय और जो युद्ध के भीषण नरसंहार है, इसका सबसे प्रमुख और प्रमाणित ऐतिहासिक साक्ष्य आपको नजर आता है। और इसी में आप देखेंगे तो युद्ध जनित पीड़ा के कारण अशोक ने जो धम्म घोष है, जो युद्ध की नीति को त्याग कर जो धम्म की नीति है उसको अपनाया था। और मुख्य रूप से यहाँ पर आप देखेंगे धम्म घोष में बदलने का जो विस्तृत वर्णन है वह आपको इसी अभिलेख में देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख की अगर हम बात करें तो उड़ीसा के उदयगिरी और जो खंडगिरी पहाड़ी की बात करें हम, तो इसमें स्थित यह शिलालेख कलिंग के चेदी वंश के प्रतापी राजा खारवेल का है। यहाँ पर इसका भी जिक्र किया गया है, ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में भी आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। वैसे फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे तो 13वां शिलालेख जो है उसका कहीं उल्लेख नहीं है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर जो है आपको देखने को मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, है ना। और हाथी गुम्फा बहुत ही प्रमुख है, तो इसको आप जरूर जो है ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग ठीक ढंग से। अगला क्वेश्चन, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 65वीं बीपीएससी में प्री के परीक्षा में आपको 2019 में प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, तो आगे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इस नाम के अर्थ के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से इसका जो एक्सप्लेनेशन है और इसका उत्तर जो है आप एक बार आंसर करेंगे। तो दोस्तों अगर हम अशोक के अभिलेखों की बात करें तो अशोक के अभिलेखों में उसे देवानप्रिय प्रियदर्शी यानी कि देवताओं का प्यारा कहा गया है। ठीक है, केवल मास्की, गुर्जरा और जो नेतुर और जो मुख्य रूप से उद्गोलम के अभिलेख हैं वही इसका व्यक्तिगत नाम अशोक जो है देते हैं, वहां पर जो है अशोक का उल्लेख किया गया है। देव नाम प्रिय प्रियदर्शी उपाधि का अर्थ है देवताओं का प्रिय है, ध्यान रखिएगा। अधिकांश शिलालेख और जो स्तंभ लेख है इसमें अशोक ने इसी उपाधि का प्रयोग किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मास्की की अगर हम बात करें जो मुख्य रूप से व्यक्तिगत नाम वाले जो 4 प्रमुख स्थान हैं, इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो मास्की है इसको आप ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है और यह यहाँ के जो लघु शिलालेख हैं इसमें जो अशोक का नाम है यह देव नाम प्रिय जो अशोक है यही उत्कीर्ण आपको देखने को मिलेगा। और
जिसने इस उपाधि को अशोक से जोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा गुर्जरा की बात करें तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले की बात अगर मैं कर लूँ आपसे, तो वहाँ पर जो लघु शिलालेख मिला है वहाँ पर भी अशोक राज जो है उनका नाम दर्ज किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेतूर की बात करें तो कर्नाटक के वेल्लारी में जिले में स्थित एक शिलालेख है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इनका नाम मुख्य रूप से आप गौर करेंगे तो देखने को मिलता है। उद्गोलम की बात करें तो यहाँ भी कर्नाटक के बल्लारी जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण शिलालेख है और यह शिलालेख इसलिए बेहद खास है दोस्तों क्योंकि अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक स्पष्ट रूप से उत्कीर्ण है और जो आप देखेंगे तो मुख्य रूप से राजा अशोका जो है हेवन अर्थात राजा अशोक ने ऐसा कहा, इस चीज का उल्लेख जो है देखने को मिला था। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप गौर करिएगा और मुख्य रूप से यह प्रकृत भाषा में है, इसको गौर करिएगा और साथ ही साथ कहाँ पर इनका जो है प्रियदर्शी नाम बहुत विस्तृत बहुत ही बेहतर तरीके से उल्लेखित है, जो कि मास्की अभिलेख है उसका जो है जिक्र करिएगा, उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वह कोई जो है मुख्य रूप से आप बी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, है ना। किस नाम से जाना जाता था अशोक, सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पर आप गौर करेंगे तो उपर्युक्त में से एक से अधिक नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है, बी ऑप्शन नहीं सही होगा। इनको प्रियदर्शी भी कहा जाता, चक्रवर्ती भी कहा जाता था इसको, है ना। तो आप देखेंगे उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर यहाँ पर आपके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, है ना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एक बार आप इस पर गौर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी, नंदनागरी यह लिपियां हैं और अगर हम इसमें बात करें खरोष्टी की, ठीक है, खरोष्टी लिपि की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा जो खरोष्टी लिपि है इसका विकास आरामाइक लिपि से हुआ है। ठीक है, इसका विकास जो है, इसका विकास आप देखेंगे तो आरामाइक जो लिपि है इससे आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आरामाइक लिपि को विशेष तौर पर आप गौर करेंगे, है ना। तो आरामाइक लिपि से इसका विकास हुआ है और यह अरबी की तरह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा। इसका विकास प्राचीन भारत के पश्चिमोत्तर जो गांधार क्षेत्र है यहाँ से हुआ था। अशोक का मानसेहरा और जो शाहबाजगढ़ी शिलालेख है इसकी बात करें तो यह आपको खरोष्टी में ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दो शिलालेखों की हम बात आपसे किए। सबसे पहले मानसेहरा की बात अगर हम कर लें, ठीक है, यह खरोष्टी में आपको देखने को मिलेगा और मुख्य रूप से अगर हम शाहबाजगढ़ी की बात कर लें, शाहबाजगढ़ी की बात कर लें तो यह भी शिलालेख आपको देखने को मिलेगा खरोष्टी में ही। तो इसको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, गौर करिएगा, है ना, गौर करिएगा। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य के बाद आप देखेंगे इंडो ग्रीक, शक और कुषाण शासकों ने अपने सिक्कों और अभिलेखों में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया है, जो खरोष्टी है। कुषाण वंश का जब पतन हुआ दोस्तों, उसके बाद भारत में इसका जो प्रचलन है वह लगभग आपको समाप्त देखने को मिल जाएगा, जो खरोष्टी लिपि हुआ करती थी। ठीक, तो इसके बारे में डिटेल में आप ध्यान रखिएगा और यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, गौर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, यूनानियों का। उपर्युक्त में से किसी का नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यह प्रश्न का जो है ऑप्शन है, आप एक बार जो है देखेंगे और आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके आंसर पर। आप लोग दे रहे होंगे अगर आंसर 305 ईसा पूर्व की बात करें, है ना, 305 ईसा पूर्व की बात करें तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और जो सीरिया मेसोपोटामिया के यूनानी शासक थे जिनका नाम सेल्यूकस निकेटर है, इनके बीच युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में देखेंगे आप तो चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुए। हार के बाद सेल्यूकस को चंद्रगुप्त के साथ एक संधि करनी पड़ी और इस संधि के तहत सेल्यूकस को अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम के कई क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपने पड़े। और इसके बदले चंद्रगुप्त ने आप देखेंगे तो सेल्यूकस को जो 5000 युद्ध के हाथी हैं उनको उपहार में
में दिए। और दोनों शासकों के बीच आप देखेंगे तो एक वैवाहिक गठबंधन भी हुआ था दोस्तों, जिसके तहत आप देखेंगे सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी हेलेना, इनका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। ठीक है, और इस संधि के पश्चात सेल्यूकस निकेटर ने प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार एवं जो राजनयिक मेगास्थनीज हैं, इनको अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार यानी कि पाटलिपुत्र में जो दरबार हुआ करता था उसमें इनका, वहां पर भेजा था। ठीक है, और मेगास्थनीज द्वारा भारत में बिताए गए समय के अनुभव पर आधारित आप देखेंगे तो एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम आपको इतिहास में इंडिका के नाम से देखने को मिलता है ना। तो आप ध्यान रखिएगा। और इंडिका जो पुस्तक है इसमें मौर्यकालीन विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें और पाटलिपुत्र जो नगर उस समय हुआ करता था उसका विस्तृत विवरण आपको प्राप्त होता है। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक से। तो विशेष तौर पर इस पर भी आप गौर करिएगा। और यहाँ पर नाम ध्यान रखिएगा किसका, सेल्यूकस का। ठीक है, सेल्यूकस का जो है यह दूत था। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट जो है अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य क्या है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इस पर भी आप गौर करेंगे। अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोक का धम्म वास्तव में कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि आप अगर गौर करेंगे, इतिहास आप पढ़े होंगे ध्यान से, तो यह एक सार्वभौमिक नैतिक आचार संहिता थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जो शांति, अहिंसा, इसके अलावा जो मानवीय करुणा और जो आपसी सद्भाव है इस पर आधारित हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसके मुख्य विशेषता की बात करें तो सबसे पहले धार्मिक सहिष्णुता पर आप गौर करेंगे। अशोक का मानना यह था दोस्तों कि व्यक्ति को केवल अपने धर्म की का ही आदर नहीं करना चाहिए, बल्कि जो दूसरा धर्म है उनके जो संप्रदाय हैं उनका भी सम्मान मुख्य रूप से करना चाहिए, उनके धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए। शांति और अहिंसा के संदर्भ में देखें तो इसमें युद्ध और हिंसा का त्याग कर सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और अहिंसा का भाव रखने का जोर दिया गया है। ठीक है, इस पर भी आप गौर करेंगे। नैतिक आचरण की बात करी गई इसमें, है ना। तो सत्य बोलना, बड़ों का आदर करना, गुरुजन जो है उनका सेवा करना, छोटे बड़े की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से उनको सम्मानित जो है रहना, उनका सम्मान करना और मुख्य रूप से सेवकों के साथ उचित व्यवहार करना, इसके सबसे प्रमुख अंग में से एक आपको नजर आएगा। साथ ही साथ इसमें लोक कल्याण की भी बात करी गई है। और अगर हम बात करें तो धम्म के माध्यम से समाज में एकता स्थापित करने के लिए अशोक ने जन कल्याणकारी कार्य जैसे सड़क बनवाना, कुएं खुदवाना, शौचालय बनवाना, इन सभी का निर्माण कराना मुख्य रूप से अनिवार्य बनाया था। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। तो अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य आप देखेंगे तो यहाँ पर राज्य के प्रति जो वफादारी, शक्ति एवं सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता, तो आप देखेंगे मुख्य रूप से इन सारे विकल्प को देखेंगे तो आपको ई नंबर का ऑप्शन ठीक लगेगा। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैंडोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब एक बार बताइएगा, सैंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से सैंडोकोटस की बात करें तो इससे चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने की थी। ध्यान रखिएगा, प्राचीन ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोटस यानी कि सैंडोकोटस या एंड्रोकोटस कहा गया था। यूनानी इतिहासकार जस्टिन और स्ट्रैबो की बात करें तो इन्होंने अपनी किताब में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंडोकोटस नाम का इस्तेमाल किया हुआ है। विलियम जोन्स की इस खोज से भारतीय इतिहास को समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिली दोस्तों, और इसके बाद ही भारत के प्राचीन इतिहास और राजाओं के समय को तय करना और भी आसान हो पाया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से विलियम जोन्स का नाम ध्यान रखिएगा, इन्होंने पहचान करी थी, है ना। एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है जो कि 48वें और 52 नंबर का जो बीपीएससी का प्री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बार इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे तरीके से देंगे, बहुत व्यवस्थित तरीके से आप देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से देने का प्रयास करेंगे। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं वो जेम्स प्रिंसेप थे। ठीक है, आपको ध्यान है इनका नाम, तो जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा था, विशेष तौर पर इसको ध्यान रखिएगा। और सन 1837 की बात करें, है ना,
सन 1837 की बात करें तो इसमें इस प्राचीन लिपि को समझने में सफलता हासिल की थी। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसके सचिव भी थे। ठीक है, इन्होंने सांची और भरौत के स्तूप पे लिखे जो छोटे छोटे लेख है उनका अध्ययन किया था और अधिकांश लेख के अंत में एक जैसे अक्षर इनको दिखे थे। उन्होंने मुख्य रूप से जो दान देना है वह समझा था और इसी की मदद से उन्होंने पूरी जो ब्राह्मी वर्णमाला है इसको तैयार कर ली और इस शिलालेख को पढ़कर ही उन्हें पता चला कि यह जो प्रियदर्शी नाम जो प्रियदर्शी है या प्रियदर्शी जो नाम है इसके राजा का जिक्र यहाँ पर देखने को मिला है। और जो मुख्य रूप से आप देखेंगे, जो आप गौर करेंगे, बाद में बौद्ध ग्रंथों की मदद से महान सम्राट अशोक साबित हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप का नाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर आपका क्या होगा, आंसर डी जेम्स प्रिंसेप, यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ठीक है, एक बार आसान सा प्रश्न है, आप लोग बता देंगे। अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त मौर्य थे। ठीक है, ऐसा जो है कहा जाता है। और वृहदत्त की बात करें तो 187 ईसा पूर्व, ठीक है, 187 ईसा पूर्व से लेकर 185 185 ईसा पूर्व तक आप देखेंगे तो इन्होंने मगध पर क्या किया, शासन किया। ठीक है, मगध पर जो है आप देखेंगे तो शासन किया और इसके शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य का आकार छोटा हो गया था। वृहदत्त अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंगु ने उनके खिलाफ, वृहदत्त का अपना खुद का सेनापति था, पुष्यमित्र शुंगु उसका नाम था, और शुंगु ने देखेंगे तो उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। पुष्यमित्र शुंगु ने सेना की परेड के दौरान ही सबके सामने सम्राट वृहदत्त की धोखे से हत्या कर देता है और इस घटना के बाद 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। पुष्यमित्र शुंगु ने मगध पर कब्जा किया और फिर शुंग राजवंश की नींव इसने डाल दी थी। ठीक है, आप लोग जानते होंगे इसको, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अंतिम मौर्य सम्राट आपको वृहदत्त देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या विक्रमशिला? तो ध्यान रखिएगा, मौर्य कला में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र आपको देखने को मिलेगा तक्षशिला। ठीक है, हमने पहले भी आपसे बात करी है तक्षशिला के बारे में। ठीक है, वर्तमान समय में यह स्थान आप देखेंगे तो मुख्य रूप से पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा और पाकिस्तान में रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो रावलपिंडी आप जानते होंगे, तो रावलपिंडी के पास यह जो है देखने को मिलेगा आपको, जो तक्षशिला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण यहीं से प्राप्त करी थी, तक्षशिला से ही। ठीक है, और उनके गुरु आचार्य चाणक्य कौटिल्य भी यहीं के प्रसिद्ध जो है आचार्य थे। ठीक है, तो कौटिल्य भी तक्षशिला से जुड़े हुए थे, ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो अर्थशास्त्र इसकी रचना इसी स्थान पर करी थी, तक्षशिला में ही। और तक्षशिला अब न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ग्रीस जो है, जो बेबीलोनिया और जो अरब से जो छात्र हैं वह जो है ज्ञान प्राप्त करने यहाँ पर आते थे। ठीक है, केवल भारत से ही नहीं बल्कि आप देखेंगे पूरे विश्व से लोग तक्षशिला आया करते थे और यहाँ विद्यार्थियों को वेद, व्याकरण, राजनीति, दर्शन, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद और जो तीरंदाजी जैसे 64 से अधिक विषय कहा जाता है कि जिनमें शिक्षा दी जाती थी। और आज के आधुनिक विश्वविद्यालय की तरह यहाँ कोई एक प्रशासनिक भवन नहीं था, ध्यान रखिएगा। इसके बजाय आप देखेंगे तो कई जो है स्वतंत्र गुरुकुलों का एक बड़ा समूह था जहाँ गुरु लोग अपनी विशेषज्ञता के आधार पर शिष्यों को पढ़ाते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर तक्षशिला का नाम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त करी? ठीक है, तो दक्कन का विजय प्राप्त करने वाला मौर्य राजा कौन सा है? बिंदुसार है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, है ना, बिंदुसार है। कई इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को भी दक्षिण भारत की जीत का श्रेय देते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैन ग्रंथ और तमिल साहित्य में उनके कर्नाटक तक जाने का जो प्रमाण है वह प्राप्त हो चुका है। लेकिन व्यापक ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर बिंदुसार ही माना जाता है। बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण की ओर किया दोस्तों। और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ का नाम आप सुनेंगे, अगर सुने होंगे, तो इनके अनुसार बिंदुसार ने 2 समुद्र, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच भूमि और लगभग 16 राज्यों में जो विजय वह प्राप्त करी थी। उन्होंने दक्कन के पठार को जीतकर मौर्य साम्राज्य को मैसूर तक फैला दिया था। कुछ प्राचीन जो तमिल स्रोत हैं, संगम साहित्य और जैन ग्रंथ, उनके अनुसार मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने जीवन के अंतिम समय में दक्षिण भारत जो श्रवणबेलगोला कर्नाटक है इसकी यात्रा करी थी। यह भी आप ध्यान रखिएगा। तो एप्रोप्रिएट इसका आंसर बिंदुसार ही आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक, अशोक की बात करें तो अशोक ने अपने जीवन में केवल एक ही बड़ी जीत प्राप्त करी थी, वह आपकी कलिंग की विजय है, वर्तमान ओडिशा में आपको देखने को मिलता है।
इसको आप ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़े। 46 नंबर बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया, अच्छा प्रश्न है यह, ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इजिली इसको टैकल नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह ग्रंथ कौन सा है, ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मुख्य रूप से विशाख दत्त द्वारा रचित एक संस्कृत नाट्य पुस्तक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, आप लोग जानते होंगे, है ना। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और जो चाणक्य की राजनीतिक चाल है उनका वर्णन आपको मुद्रा राक्षस में देखने को मिलेगा। और इसमें चंद्रगुप्त को वृषल कुलीन कहा गया है, ठीक है, कुलीन कहा गया है, ध्यान रखिएगा। तो कहां से कुलीन का जो एक टैग है इनको प्राप्त होता है वह आपको मुद्रा राक्षस से ही देखने को मिलता है। इस पर विशेष तौर पर आपको गौर करना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज भारतीय जाति व्यवस्था को मुख्य रूप से आप देखेंगे उसको नहीं समझ सका और उसने अपने पेशे कर्म के आधार पर समाज को 7 वर्गों में बांट दिया था। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद, मंत्री, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 7 वर्गों में बांटा था। कौन कौन से वर्ग थे, तो इसमें दार्शनिक था, कृषक था, पशुपालक था, कारीगर था, योद्धा था, निरीक्षक था और सभासद मंत्री था, ठीक है। तो इस पर भी आपको गौर करना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर भी आप ध्यान केंद्रित करेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका की, है ना, तो इंडिका की बात करें तो इंडिका में प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक जो पटना है, इसके प्रशासन का बहुत गहराई से वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इस पर आप गौर करिएगा, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेगास्थनीज के अनुसार गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा यह शहर लगभग 15 किलोमीटर लंबा और 2.5 किलोमीटर चौड़ा हुआ करता था, ठीक है। तो यह सारी जानकारी इंडिका से देखने को मिलती है। इंडिका में बहुत सारी जानकारी देखने को मिलती है यहाँ पर दोस्तों, है ना। तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले जो है क्वेश्चन की तरफ। अगले जो है क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात हमने करी है। अर्थशास्त्र मूलतः राजनीतिक शास्त्र और लोक प्रशासन का ग्रंथ है, हमने बताया आपको। और इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र और जो मंडल सिद्धांत है, विदेश नीति है, इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे जो राजनीतिक नीतियां हैं वह आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शामिल देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस पर भी आप ध्यान रखेंगे। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा, इस पर हमने बात कर ली है बहुत अच्छे तरीके से, है ना, बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें से जो प्राकृत भाषा है यह देखने को मिलती है, ध्यान है। इसके अलावा ब्राह्मी लिपि, प्राकृतिक भाषा, खरोष्टी लिपि, जो आरामी या ग्रीक लिपि है ना, इन सभी की चर्चा हमने पहले ही आपसे कर ली थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे अपना क्वेश्चन अगला देखेंगे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, श्रीलंका जो ताम्रपर्णी के नाम से जाना जाता था, सम्राट अशोक के प्रत्यक्ष राजनीतिक साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। अशोक ने श्रीलंका पर कभी भी सैन्य विजय करके अधिकार नहीं किया था, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो श्रीलंका आपको देखने को मिलेगा, है ना, बिहार पर था, कलिंग पर था, अफगानिस्तान तक भी गया था, है ना, ध्यान रखेंगे। हाँ, इन्होंने आप देखेंगे आगे बौद्ध धर्म के शांतिपूर्ण प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और इनकी जो पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था संघमित्रा, उसको जो है दूत बनाकर वहां भेजा था, ठीक है। और अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख की बात करें दोस्तों, तो इसमें साम्राज्य के बाहर के पड़ोसी स्वतंत्र राज्यों का उल्लेख भी देखने को मिला है, जैसे चोल, पांड्य और सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी जो श्रीलंका है, इनका जिक्र यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था मुख्य रूप से लकड़ी का बना हुआ था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पूछा जा चुका है प्रश्न है, बहुत पहले पूछा गया है 41वीं बीपीएससी में, ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो बुलंदी बाग से समानांतर रूप से लगी हुई लकड़ी उसका विशाल जो सहतीर है, इसके प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो आप इस पर गौर करिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने अध्यात्म के रूप में किया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो बराबर की गुफाएं हैं भारत की सबसे प्राचीन चट्टानों को काटकर बनाई गई मानव निर्मित गुफाएं हैं और ये बिहार के जहानाबाद जिले गया से लगभग आप देखेंगे 20 किलोमीटर दूर, है ना, जो जहानाबाद है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ स्थित है। मौर्य सम्राट अशोक के अपने राज्य अभिषेक के 12वें वर्ष में आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए आप देखेंगे तो मुख्य रूप से गया के पास बराबर की जो पहाड़ियां हैं
इनमें इन गुफाओं का निर्माण कराया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और मुख्य रूप से इसमें और गुफाएं, लोमस ऋषि की गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ी, ये सभी जो है देखने को मिली थी। तो इनका भी जिक्र जो है आप कर लीजिएगा, एक बार ध्यान कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्नों से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अभिलेख जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक था, ठीक है, कौन सा अभिलेख है यह? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख अगर आप देखेंगे, है ना, तो आप पाएंगे कि मुख्य रूप से जो गिरनार पहाड़ी पर है, ये संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। तो आप देखेंगे मुख्य रूप से यह जो है यह जानकारी देता है। यह विशुद्ध संस्कृत में लिखे गए सबसे शुरुआती लंबे शिलालेखों में से एक नजर आएगा। जूनागढ़ अभिलेख प्राचीन भारत इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों। यह न केवल सुदर्शन झील के निर्माण और मरम्मत का विवरण देता है, बल्कि आप देखेंगे जो पश्चिम भारत, सौराष्ट्र, गुजरात है, इस पर मौर्य साम्राज्य की जो मजबूत पकड़ है, इसका भी प्रमाण यही देता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों है और लास्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ठीक है, तो इसके बारे में बताएंगे। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, है ना। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान का बैराट वर्तमान में जयपुर जिले का विराट नगर है दोस्तों। इसकी विजय की जो पहाड़ियां यहाँ हैं, इससे प्राप्त जो मुख्य रूप से भाबरू बैराट लघु शिलालेख है, इसमें आप देखेंगे शिलालेख इतिहास में इसका महत्वपूर्ण जो है यह अत्यंत महत्वपूर्ण आपको यह देखने को मिलेगा। और भाबरू स्तंभ की बात करें तो इस शिलालेख में चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने स्वयं को प्रियदर्शी लाजा मागधे अर्थात मगध के प्रियदर्शी राजा के रूप में संबोधित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यह अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है, बुद्ध धर्म और संघ में उनकी जो पूर्ण आस्था का सबसे ठोस और प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है, जो भाबरू स्तंभ है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, इस पर भी आपको गौर करना है। इस अभिलेख में अशोक के बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों का जो सामान्य उपासक को मुख्य रूप से नियमित रूप से अध्ययन है, इसके लिए 7 विशिष्ट बौद्ध ग्रंथों की अनुशंसा भी करी गई है। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। यह टोटल आपके देखेंगे तो क्वेश्चन समाप्त होते हैं सेकंड नंबर के टॉपिक से। इतने अगर क्वेश्चंस को आपने कर लिया है तो आपका काम हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से इसको ग्रिप अप कर लीजिएगा। और अगर कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार बोलिएगा, मैं जरूर आपको डिस्कस करूंगा। और कल के सेशन में हम लोग कुछ एक्सटेंडेड क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे उनको भी शामिल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति पीसेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए और साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।